हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है और इसमें क्या क्या नियम होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल से बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप लोग कापी पे निकालिए और साथ साथ चीज़ों को समझिए और साथ साथ एक सुंदर सा बढ़िया सा नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, पहले भैया हम उसको समझ लेते हैं ना कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। समझो भैया, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण जो होती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। तो प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से भटक जाना, विचलित हो जाना, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, यही घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगी, नाराज हो जाएगी, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर होगी प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये तो पता चल गया कि भाई प्रकाश जो है अपने मार्ग से विचलित होगा, तो वही घटना हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो मान लेते भाई यहाँ पे माध्यम जो है हमने रखा हुआ है विरल माध्यम, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है सघन माध्यम। यहाँ हमने क्या रखा हुआ है, सघन माध्यम। अब हमारे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो क्या होता है, ये अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, वही जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, ये मान लेते सघन माध्यम है, और ये वाला माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो अविलंब देख रहे हैं, ये अविलंब है, इस अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से दूर कब हटती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। और अविलंब को झुकती कब है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो पहले आप लोग करोगे क्या, ये हमने प्यारी सी डिफिनेशन आपके लिए लिख दिया हुआ, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन तो लिख लोगे परिभाषा। उसके बाद ये सुंदर सुंदर दो फिगर हैं, ये सुंदर सुंदर जैसे जैसे सुंदर बने हैं ना, इसकी सुंदरता को भंग मत होने देना, इसकी सुंदरता को बनाए रखना। सुंदरता को बना के रखते हुए एक दो फिगर ऐसे बना देना। ठीक है, अब बनाने के बाद दो सुंदर लाइन पहले लिखना भाई। पहली सुंदर लाइन क्या लिखोगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलोगे। देखो, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चीज़ें लिखते रहता हूँ ना, तो वीडियो कम क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा कम होती है, पता चला कि मतलब वो ड्यूरेशन, मतलब टाइम की ज़्यादा हो जाती है। तुम लोग देखो, ये सर 40 मिनट की वीडियो बना दिए, 35 मिनट की वीडियो बना दिए। तो कोशिश मैं करता हूँ बोल दूँ, ताकि आप लोग कम ज़्यादा लिखो और मैं कम ज़्यादा बोलूँ ना। मेरे द्वारा मैं ज़्यादा बोलूँगा, तुम ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मज़ा रहेगा। पहला पॉइंट क्या है कि भाई, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। बात क्लियर है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जब विलंब को झुक जाती है ना, उस दशा में ये वाला कोणवा है आपतन कोण, ये वाला कोणवा है अपवर्तन कोण। ये आपतन कोणवा जो है ना ज्यादा है, देख लो ये ज्यादा मुंह पाया हुआ है। ये देखो, इसका इतना यहाँ से यहाँ तक मुंह पाया है, ये छोटा सा मुंह पाया है। छोटा सा मुंह छोटा सा कोण, बड़ा मुंह बड़ा कोणवा, गजब, बड़ी मुंह बड़ी बातें, वही गाना। तो छोटा मुंह छोटा कोण, बड़ा मुंह बड़ा कोण। तो आई यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, आई की तरफ मुंह कर दो। आर क्या है, कम है। ये कब होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अविलंब को झुक जाती है। जहां पे झुक गई वो कोणवा कम हो गया। ठीक, तो आर क्या होता है, कम होता है, आई क्या होता है, ज्यादा होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अविलंब से दूर हटती है। प्रकाश की किरण क्या है, अविलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है, अब देख लो इसका मुआ यहाँ से यहाँ तक, इसका इतना,
इसका वाला यहाँ से देखो, अगर यहाँ देखो ये वाला इतना ही है, लेकिन ये वाला इतना है, ये वाला ज्यादा है, तो आर क्या है, ज्यादा है। बेचारा आई अब की बार कम हो गया, बेचारा आई अब की बार क्या हो गया, कम हो गया। तो आर ज्यादा आई कम, कब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं वह पॉइंट भाई आपको एक नंबर तो दिला के ही रहेगा, एक नंबर अब की बार लिख लो, दिला के ही रहेगा। क्या पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो वेग होता है उसका, यानी प्रकाश किरणों का जो वेग है, क्या वेग या फिर तरंग दैर्ध्य, वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, या फिर तीव्रता हो गया, या फिर आयाम हो गया, तीव्रता तथा आयाम, ऐसे लिखना, तथा आयाम, आयाम परिवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, तीव्रता हो गया तथा आयाम परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कोई ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित हो जाता है, जबकि ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती है। तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है कब, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जबकि वेग, तरंग दैर्ध्य, वेग, तरंग दैर्ध्य, आयाम और तीव्रता, ये जो है ना, ये बदल जाता है। ये क्या होता है, बदल जाता है। तो ये तीनों चीजें हमने आपको बताया और आपने इसको नोट किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, इस प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो नियम दो होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो ठो नियम होते हैं। अब दो नियमों का होते हैं। पहला नियम जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़े एकदम वही पहला वाला छाप देना है। देखो कैसे, पहला वाला नियम ये है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और हे किरणवा को ना आप परावर्तित किरण नहीं बोलते, अपवर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण। और ये जहाँ पे दोनों आपतित किरण अपवर्तित किरण एक दूसरे से हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो अब पहला नियम और लिखो भैया। पहला नियम आप लोग क्या लिखोगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। ये डॉट डॉट लाइनिया जो लाइन खींचा गया ना, इस लाइनिया को हम लोग बोलते हैं का अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों का होते हैं, एक ही बिंदु पर है, इस वाले बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम पहले याद करने का तरीका सीखो। दूसरा नियम देखो कैसे याद करोगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एन। साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। अब इसको याद कैसे करोगे, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण, साइन की हिंदी होती है जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। कब ये होता है, ये किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक वर्णी प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक वर्णी प्रकाश के लिए। अब इसकी डिफिनेशन कैसे लिख दोगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक वर्णी प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक वर्णी प्रकाश के लिए। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, ये लेंगे अनुपात है, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। और ये जो नियमों है दूसरा का वाला, इसी नियमों को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसे
स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बात हो गई। अब अर्थात करके ये चीजें लिख लेना, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। और ये जो एन है, इसी एन को हम लोग क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, किसका, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एन क्या है, एन एक नियतांक है और इसी नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये चीजें हमने अभी अब तक कितना क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के बारे, अपवर्तन के बारे में। अब जो हम सीखने जा रहे हैं, अभी अपवर्तन थोड़ी खत्म हुआ है, अभी अपवर्तन तो भैया अपना बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि अपवर्तन सीख लिए, अपवर्तन परिभाषा सीख लिए और उस पर उसका नियम सीख लिए और एक दो नोट पॉइंट लेकर के अपवर्तन थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब पहले हम लोग अपवर्तनांक जो है अपवर्तन से रिलेटेड है, अपवर्तनांक अपवर्तन से ही रिलेटेड है। तो पहले अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक से रिलेटेड हम लोग अपवर्तन के बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, अपवर्तनांक क्या है। तो पहले से जानेंगे अपवर्तनांक क्या है, जाने भाई, अपवर्तनांक, ठीक है ना। अपवर्तनांक देखो क्या होता है, अपवर्तनांक की परिभाषा आपको पूछनी जाएगी, अपवर्तनांक की परिभाषा कभी आपसे पूछनी जाएगी और ना तो अपवर्तन की परिभाषा आपको पूछी जाएगी। ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस पे आधारित आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आए हुए हैं उसके न्यूमेरिकल हम लोग फार्मूला पढ़ने के बाद ही एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल की। उस न्यूमेरिकल की वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, चाहे वह एग्जाम्पल हो, चाहे वह आपके किताब के न्यूमेरिकल वाले हो, एक्सरसाइज के हो, सबको हम लोग एक जगह पे करके, चाहे वो 25 मिनट लगे चाहे 40 मिनट लगे, उसकी शानदार जानदार वीडियो आपको मैं दूंगा ताकि आप उसका आनंद लीजिए। तो वो आनंद, वो मजा तब आएगा जब इस छोटी छोटी चीजें वो लोग पहले सीखे रहेंगे ना। तो अपवर्तनांक सीखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, तो जो हमारा अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक जो होता है एक ऐसी भौतिक राशि होता है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है या कितना विरल है। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है या कितना विरल है। मजा आया परिभाषा? तो इसको रट्टा नहीं मार रहा है, बस कपियों अपने लिख लेना है कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है या कितना विरल है। अथवा करके एक और परिभाषा लिखना चाहते हो और लिख लो भैया, अथवा करके मैं बोल दे रहा हूँ। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात बताती है। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दोनों माध्यमों में क्या करती है, प्रकाश की चालों का अनुपात बताती है, ठीक है। अब जो अपवर्तनांक होता है, अभी तो आपने देखा उसका सिंबल क्या होता है, यन होता है। उसे यन से भी लिखते हैं, इसे यन से यन, या एक और सिंबल होता है, देखो ये सिंबल होता है, इस सिंबल को पता क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू। लो भैया लो, म्यू। इसे यन या म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं किसको, अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, यानी म्यू से लिखते हैं। अपवर्तनांक का कोनो मात्रक ना होता है ना तो कोनो विमा होता है, ठीक है। तो लिख लो भैया अगला पॉइंट, इसका यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, यह मात्रकहीन और क्या, विमाहीन राशि है, यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अब देखो भाई, दो माध्यम होने चाहिए अपवर्तनांक के लिए। अपवर्तनांक होने के लिए, अपवर्तनांक के लिए कम से कम दो माध्यम चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तीन हो जाए अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम दो माध्यम तो होना जरूरी है, ठीक है। अब जब दो माध्यम रहेंगे तो हम लोग इससे कभी आप लोग देखोगे ANG WNG, ठीक है, ऐसा आप लोग लिखते होंगे ना। तो वो चीज जो हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा N है तो N यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे से ये A लिखा गया है। A क्या है, A वह है जिसके सापेक्ष, और G क्या है, जिसका अपवर्तनांक।
जिसका अपवर्तनांक रहेगा वह यन के बाद रहेगा, जिसके सापेक्ष लिखा जाएगा उसको यन के पहले, उसको यन के पहले। तो यन के पहले किसको लिखा जाएगा? जिसके सापेक्ष रहेगा उसको हम लोग यन के पहले लिखेंगे। जैसे ये यन के पहले लिखा गया ए मतलब वायु के सापेक्ष, जी मतलब कांच, ग्लास, कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पे क्या रहेगा? जिसका अपवर्तनांक रहेगा उसको यन के बाद, जिसके सापेक्ष रहेगा उसको यन के पहले। ठीक, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल पर हम लोग ले लेते हैं 1n2। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 1n2 ले लेते हैं। जैसे हमने आपको ले लिया कि 1n2 का मतलब हो जाता है n2 बटा n1। 1n2 का मतलब क्या हो जाता है? n2 बटा n1। इसका मतलब यह हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या हुआ? पहले माध्यम के सापेक्ष क्या? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 का मतलब हो गया। वही अगर मैं चीज को ऐसे लिख देता 2n3 का मतलब क्या होता? n3 बटा n2। n3 बटा n2 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है? अपवर्तनांक से डर तो नहीं लग रहा है? एकदम आसान चीजें लग रही है ना अपवर्तनांक। अभी मैं एकदम जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, धीरे धीरे उठाते उठाते अभी आपको मैं शिखर तक ले जाऊंगा। तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीजें आपने जो बताया बहुत सही किया। इस चीजों हमें अब बड़ी बड़ी चीजों को समझने में, न्यूमेरिकल को लगाने में, आप देखोगे ना मिनटों के अंदर आप न्यूमेरिकल करके दिखाओगे। 2-2, 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल आप मिनटों में करके दिखाओगे। ठीक है, ये कब कर दिखा पाओगे? जब ये जो छोटी छोटी चीजें आप समझते रहोगे तब। ठीक है, और देखो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं भाई? ANG अगर मैं लिखा हूं, ANG का मतलब तो समझ गए होगे ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके साथ का लगा रहेगा, समझो उसी का अपवर्तनांक है, वही बदवा में रहेगा। कांच का अपवर्तनांक, देखो कांच बाद में। अच्छा, इस चीज को मैं अलग तरीके से भी ऐसे लिख सकता था, या कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है भाई, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। चलो इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वो अगर आप याद कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है। याद कर सकते हो यार, बहुत सारी चीजें आप जो बिना वजह की रहती हैं वो दिमाग में अपने आप चढ़ के याद हो जाती हैं। यहाँ पे वजह है, हमें पेपर देना है, हमें नंबर पाना है, हमें कंपटीशन निकालना है, तो वहाँ पे चीजें तो अपने आप याद रहेगी। ठीक है, देखो क्या ANW, W मतलब होता है वाटर, A मतलब एयर। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। ठीक है, याद रहेगा। ANW, ANG का मतलब होता है 1.5। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या डायरेक्ट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। अच्छा, एक चीज और लिख लेता हूँ, हीरे का अपवर्तनांक AND, D मतलब डायमंड मतलब हीरा। ठीक है, कहते हैं तुम डायमंड हो एकदम। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.4 होता है। ये चीज अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोनो बात नहीं, कपियम तो रहेगा, कपियम रहेगा तो आड़ा बाड़ा टेढ़ा में धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने फार्मूले पर, उस महत्वपूर्ण फार्मूले को निकालते हैं। वह फार्मूला हमारा क्या है? अपवर्तनांकों में संबंध। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं? अपवर्तनांकों में संबंध। अब देखो हम लोग अपवर्तनांकों में संबंध कैसे निकालते हैं। ठीक है,
अपवर्तनांकों में संबंध हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। अपवर्तनांकों में संबंध जो है अब हम लोग कैसे निकालने वाले हैं इसको हम लोग देख लेते हैं भाई, ठीक ना। अपवर्तनांकों में संबंध मिटा उठा दे इसको, चलो भाई मिटा दे रहे हैं। अपवर्तनांकों में संबंध, स्नेल का नियम तो हमने आपको कुछ ना कुछ बताया ही, बस स्नेल का नियम बताया, यहाँ पे अपवर्तनांक बताया। अब वही चीजें से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपवर्तनांकों में संबंध, ठीक है। अपवर्तनांकों में संबंध, धीरे धीरे बोल कोई सुनना पड़े। चलो देखते हैं हम लोग क्या अपवर्तनांकों में संबंध। अपवर्तनांकों में संबंध, अपवर्तनांकों में संबंध, अपवर्तनांकों में संबंध। अब देखो कैसे निकालते हैं। मान लेते भैया ये हमारी कोई सीमा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को बेचारी अलग कर रही है, ठीक है। और ये इसका कोई अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, वही जब आई है तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, ठीक है। तो अगर कब विचलित होने के लिए हमें इसको क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों अलग अलग माध्यम दिखाना पड़ेगा। मान लेते ये हमारा है विरल माध्यम और ये हमारा है सघन माध्यम। ये हमारा हो गया विरल माध्यम और ये हो गया हमारा सघन माध्यम। जब कौनों प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब कौनों प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब को झुक जाती है। ये अभिलंब को क्या हो गई, झुक गई, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं गई, ठीक है। क्या हो गया, झुक गई ना। तो इसको बना भी सकते, नहीं बना कभी चलेगा। ये हो गया प्रवाह आई, ये हो गया प्रवाह आर, ठीक। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तब स्नेल चचा के नियम से, तब स्नेल चचा के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल चचा के नियम से, यहाँ पे चचा मत लिखो भाई, ठीक ना। स्नेल के नियम से, इतना चाचा मोहम्मद बना करो। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तब क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या लिख दें, इसका मान लेते हैं माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक है n2, तो क्या हो जाएगा 1n2। अपना प्यारा सा समीकरण बन गया एक। अब अगर हम यहाँ पे जो प्रकाश का मार्ग है, जो रास्ता है, उस रास्ते को पलट दे, उस रास्ते को क्या कर दे, पलट दे। यदि प्रकाश किरणों का मार्ग उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि प्रकाश किरणों का मार्ग, यदि प्रकाश किरणों का मार्ग, रास्ता क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए। जब उलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये आई हो जाएगा, मतलब आई नहीं बनेगा, मतलब समझो कि अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आर का मुआ करेगा आई का और आई का मुआ करेगा आर का, तो हमारा हो जाएगा उलट दिया जाए। तब स्नेल के नियम से, अब हमारा स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई बराबर 2n1। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 होगा। अब समीकरण 1 में ना समीकरण 2 का क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। ऐसा मतलब गुणा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कराते हैं। समीकरण 1 में गुणा कराते हैं, किसका, समीकरण 2 का गुणा करा दे। जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर गुणे साइन आर बटा साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1। ये देखो आई आर बेचारे सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गया, ठीक है। जो सब बर्बाद हो गए तो बचा क्या भाई, जहाँ सब कट जाता है वहाँ एक बचता है, ठीक है। कौन बचा हुआ, एक। 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, ठीक है। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आती है
कि 1n2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2n1। 1n2 बराबर क्या निकल के आया 1/2n1। अब देखो इसको अगर हम लोग अपना कोनो माध्यम देकर के कन्वर्ट करें, जैसे मान चलो कि ये हमारा क्या है, ये अगर मान चलो तो हमारा जल है और ये हमारा कांच है। ये जल है और ये कांच है, मैं पहले को जल मान लूँ दूसरे को कांच मान लूँ, तो अगर हम लोग कहें उसके नीचे लिखना कि अगर हम लोग ऐसे WNG लिखें, WNG बराबर 1/GNW लिख सकते कि नहीं भैया? एकदम लिख सकते हैं, ऐसे छापो एक ठो। WNG बराबर क्या लिख सकते हैं 1/GNW, ठीक है। और लिखना चाहते हो लिख सकते हो ANG को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/GNA। एकदम गजब। ये कहाँ से सीखने को मिला? ये हमें यहाँ से सीखने को मिला। ये चीजें हमको कहाँ सीखने को मिला? यहाँ से सीखने को मिला। अगर ये तो अभी हमारा क्या है द्वितीय माध्यम है ना, द्वितीय माध्यम है ये माध्यम, एक विरल माध्यम दो सघन, यानी माध्यम का अपर्तनांक n1 माध्यम का अपर्तनांक 2 n2। अगर हमारे पास 3 माध्यम हो, इसी प्रकार यदि 3 माध्यम हो तब क्या हो जाएगा? यदि 3 माध्यम हो तब तो भैया तब लिखेंगे, लेकिन जगहिया तो होना चाहिए। जगहिया तो है ये नहीं अपने पास, तो जगह बनाते हैं भैया। आप लोग पहले इतना नोट कर लो तब जगह बनाते हैं। इतना नोट हो गया होगा? चलो भाई आप लोग इधर दबा के नोट करो यहाँ तक, ठीक है एकदम। अब छोटी छोटी चीज निकालना हो एकदम बढ़िया बढ़िया चीज, ठीक है ना? हाँ, चीजें तलाश तलाश निकाली जा रही है आपके लिए। चलो नोट कर लिए होंगे आप लोग। वीडियो को नोट करके धमाकेदार तरीके से नोट किया करो, ठीक है। जब नोट करोगे तब उसको बाद में पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ सर मजा आ रहा था, ठीक है। ऐसे वीडियो देखोगे, केवल लिखोगे नहीं तो पहले देखो, अगर आप लिखोगे नहीं तो केवल वीडियो देखोगे तब कोनो फायदा नहीं, एक को रच को फायदा नहीं, तुरंत वीडियो बंद कर देना, बल्कि कबूल है, ठीक ना? नहीं देखोगे सही रहेगा। देखिए अगर वीडियो देख रहे हो भाई नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। एक नोट्स रखो, उस नोट्स में चीजों को लिखते चलो। जब कभी दिक्कत हो तो उस नोट्स वाली कॉपी में लिखो कौन से पार्ट में चीज हम लोग पढ़े हैं। मान चलो ये भी हमारा प्रकाश का ये तीसरा पार्ट है, तो पार्ट 3 हमने ये पढ़ा हुआ था, उसको आप ले लो पार्ट 3, ठीक है। जरूरत पड़े तुरंत पार्ट 3 शुरू कर दो। पार्ट 3 भाई अगर कोई दिक्कत हो रही तो नहीं दिक्कत हो रही तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही मत रखो, ठीक है। दोबारा वीडियो को जरूरत देखने का रखवे मत करो। अगर आप लिखे रहोगे दिक्कत हो रही तो पार्ट 3 तुरंत ऑन करो, ठीक है। यदि इसी प्रकार यदि 3 माध्यम हो तब, यदि 3 माध्यम हो तब, यदि 3 माध्यम हो तब क्या हो जाएगा? अगर 3 माध्यम हो जाए तब, अभी 2 माध्यम में क्या था 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। अब क्या होगा 3 माध्यम हो गया, यानी 1n2 बोलो 2n3 गुणे 3n1, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? बराबर 1। अब ये चीज आपको नहीं सीखना है, ये तो आपने सीख लिया कैसे निकल रहा है। ये अगर आपको निकालने आ रहा है तो ठीक है, बाकी इस पे निकालने को थोड़ी आएगा एग्जाम में, लेकिन इस पे सवाल आएगा। अब उस सवाल की उस न्यूमेरिकल की जो खोपड़ी है उसको छेद करना अगर आपको सीखना है तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज आपको आना चाहिए। वो चीज आएगा एकदम। देखो कैसे, अगर यहाँ से हम 2n3 का मनवा निकाले, 2n3 का मनवा निकाले तो आप कहोगे सर 1/1n2 गुणे 3n1। एक लाइन ये फॉर्मूला नहीं बना, ये फॉर्मूला नहीं बना, ये बनने जा रहा है। ये देखो 2n3 बराबर ये 3n1 को ऊपरा भेजेंगे तो ये इधर 1 इधर आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, होगा कि नहीं? एकदम होगा। तो क्या हो जाएगा ये 1n3/1n2, ये फार्मूला बन गया। अब इसको कैसे लगाना है इसको समझ लो, ये फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया अपना प्यारा सा खूबसूरत सा नन्ना सा मुन्ना सा। अब इस पे हम लोग कैसे सीखेंगे पहले देखो जरा, देखो यहाँ पे 2n3 है, 3 देखो पहले 3 पहले बाद में है, बेचारे को पोस्टिंग ऊपर हो गई, 3 बाद में ऊपर आ गया, 2 पहले नीचे आ गया, बाकी दोनों सेम 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 सेम। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, बाकी दोनों सेम सेम होना चाहिए। अब देखो जैसे आपको ये देखो GNW का मान अगर निकालना है तो W वाला ऊपर ANW बटा G वाला नीचे ANG। बोलो भैया बन गया कि नहीं? फार्मूला बन गया, मजा आया। अब इस टाइप पे आप न जाने 2-3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम 1 नंबर लगभग फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आप उसको मिनटों में लगा दोगे, मिनटों में धाराशाही करोगे आप। चलो आगे देखो, अगर मान चलो आपको फार्मूला आपके इसको ऐसे बनाना होता
WNG निकालना होता, WNG निकालना होता वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, जो दिया रहेगा उसको आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। G बाद में है तो आपका G ऊपर जाना चाहिए, ANG बटा W पहले है, W नीचे होना चाहिए, ANW। फॉर्मूला निकालने तो आ गया होगा, ठीक। ऐसे ऐसे हम लोग फार्मूले को निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को निकालते हैं, ठीक ना। चलो, तो ये हमने आपको भाई अपवर्तनांकों में संबंध से हमने ये आपको ब्यूटीफुल जबरदस्त फार्मूला आपको बताया। उम्मीद है कि ये फार्मूले की आप लोग इज्जत अच्छे से करोगे ना, एकदम करोगे, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या, अपवर्तन से कुछ संबंधित हमारे जो है दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं, अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, ठीक ना, अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, ठीक है। अब आप लोग लिखोगे भाई अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। पहली घटनाएं ये देखो, कोनो बीकर है, ठीक है, या कोनो बाल्टी है, उस बाल्टी में आप लकड़ी का कोई टुकड़ा इसे डालोगे और लकड़ी का टुकड़ा आपको कुछ टेढ़ा दिखाई देगा, या कोनो पेंसिल डाल दो, अब वो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है। वो पेंसिल टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन हमारे साथ धोखा हो रहा है, और जहाँ पे धोखा हो जाए ना, समझो वहाँ पे क्या है, अपवर्तन है। जहाँ पे आपके साथ धोखा हो जाए वहाँ पे क्या है, अपवर्तन है। आपके साथ धोखा हो रहा है कि पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वो टेढ़ी होती नहीं है। तो पहला क्या लिखोगे अपवर्तन घटना में, कि जल में डूबी हुई पेंसिल या लकड़ी के टुकड़े का, जल में डूबी हुई पेंसिल या लकड़ी के टुकड़े का तिरछा दिखाई देना या टेढ़ा दिखाई देना। दूसरा, तारे होते हैं ना, तारों का टिमटिमाना, तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तव में टिमटिमाते नहीं, हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। और जहाँ पे धोखा हो जाए तो वहाँ पे क्या है भैया, अपवर्तन है, ठीक ना, वहाँ पे क्या है, अपवर्तन है। तो तारों का टिमटिमाना ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। जल है ना, जल में कोनो मछली डूबी है, मतलब मछली तैर रही है, वो मछली जो तैर रही है ना, हमको ऐसा लगता है उतनी ऊपरा तैर रही है, लेकिन उतनी ऊपरा नहीं होती है, उससे और निचवा होती है, ठीक है। जो मछली तैर रही है वो क्या होती है, और निचवा होती है, लेकिन हमको क्या लगता है, मछली ऊपर तैर रही है। हम हथवा लगाते हैं ना, वहां से हथवा उसको टच नहीं कर पाते, बस और निचवा थी, क्या है, वो मछलियाँ और निचवा रहती है। तो जल में डूबी हुई मछली का उसकी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, तो मछली जो ऊपर दिखाई देती है उसका रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको मछली जो है क्या होती है, हमको ऊपर दिखाई देती है। अच्छा, कोनो सिक्का है, कोनो बाल्टी है, बाल्टी में कोनो सिक्का डाल दो, अब सिक्का डाल दोगे ना तो आपको सिक्का पता है क्या दिखाई देगा, सिक्का आपको ऊपर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिक्का नीचे में रहता है, ठीक है। वो सिक्का क्या रहता है, नीचे रहता है, लेकिन हमको क्या होता है, हमको उस सिक्के की जो मेन गहराई है, मेन गहराई से हमको कुछ ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब दोस्तों हम लोग अपने अगली वाली क्लास में सीखेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ये सभी चीज़ों को हम लोग सीखते हुए अपने पहले क्लास का एंड करेंगे, मतलब पहले चैप्टर का एंड करेंगे। ये जो प्रकाश की है ना, प्रकाश की हमने बता दिया था आपको, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी चीज़ों को मिला करके, हाइगेन, ये सभी को मिला करके पूरा प्रकाश की बना हुआ है। और पूरा प्रकाश की हमको पढ़ना है पूरे एक चैप्टर में, लेकिन ये अगर पार्ट डालें तो हमारा प्रकाश का परिवर्तन तो कट ही गया था। ये प्रकाश का अपवर्तन तब जाके हमारा खत्म होगा, प्रकाश का अपवर्तन है तब जाके हमारा खत्म होगा, जब हम लोग ये क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इस पे जितनी भी चीजें हमने पढ़ा हुआ है उस पे आधारित परीक्षा में आए हुए, परीक्षा में छपे हुए न्यूमेरिकल को लगा लेंगे, तब हम लोग मानेंगे कि हमने प्रकाश का अपवर्तन जो है सीख लिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते, पढ़ाई लिखाई शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से एकदम करते रहें, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी है ना भैया, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है, उसमें अपनी दिक्कत परेशानी को गोली की तरह छाप देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो ऐसे हम लोग चीज़ें सीखते रहेंगे, ठीक है। चले फिर सबको बाय बाय।